पापा, सब लोग हमको घर में घुसकर देख क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वे कोई अजूबा देख रहे हों। नरेश की 22 साला बेटी नेहा बेटी ने पूछा। वह दरअसल आज हम लोग शहर से आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन रहने के बाद अपने घर जा रहे हैं ना, इसीलिए सब लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। गांव में नरेश ने अपनी बेटी नेहा को बताया। नरेश पिछले 20 साल से दिल्ली शहर में रह रहा था। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही वह अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया था। शहर में कोई काम शुरू करने के लिए नरेश के पास रकम तो थी नहीं, बस थोड़ा बहुत पैसा अपने बड़े भाई से मांग कर ले गया था, जो वहां सामान खरीदने में ही खर्च हो गया। पर नरेश ने हिम्मत नहीं हारी और मोहल्ले के लोगों की गाड़ियां साफ करने का काम ले लिया। बस एक बाल्टी, एक पुराना कपड़ा, कार शैम्पू और पानी तो कार वालों के यहां मिल ही जाता था। जैसे जैसे लोगों के पास गाड़ियां बढ़ी, वैसे वैसे नरेश का काम भी बढ़ता चला गया और वह ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। शहर में ही नरेश की पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया और अब तो बड़ी बेटी नेहा 22 साल की हो चली थी और छोटी बेटी 16 साल की। नेहा के लिए तो लड़के वालों से बातचीत भी हो गई थी और रिश्ता भी पक्का हो गया था। पर इस लॉकडाउन ने तो सभी के सपनों पर पानी ही फेर दिया। बहुत सारे मजदूरों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। माना कि यह संकट कुछ महीनों में चला जाएगा, पर तब तक नरेश के पास इतनी जमा पूंजी तो थी नहीं कि वह हालात सामान्य होने का इंतजार कर ले। और वैसे भी बहुत से कार मालिकों ने अब नरेश को काम से हटा दिया था। इस कोरोना काल में नरेश और उसका परिवार जितना सामान साथ ले सकते थे उतना ले आए और बाकी का सामान उन्हें मजबूरी के चलते शहर में ही छोड़ना पड़ गया था। पर मरता क्या ना करता, जान बचाने के आगे भला सामान की चिंता कौन करता। गांव में नरेश के बड़े भाई राजू का परिवार था। जब नरेश का परिवार गांव में अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सिर्फ राजू ही दरवाजे पर खड़ा था। उसने उंगली के इशारे से ही नरेश और उसके परिवार को वहीं बाहर वाले कमरे में रुक जाने को कहा। उस कमरे में बरसात के दिनों में जानवरों को बांधा जाता था। नरेश को पहले तो बहुत बुरा लगा, पर बाद में मन मारकर उसने उसी कमरे को अपना घर बना लिया। मैंने पहले से ही कुछ दिनों का राशन पानी, एक चूल्हा और ईंधन इसी कमरे में रखवा दिया था, ताकि जब तुम लोग आओ तो दिक्कत का सामना न करना पड़े। राजू ने नरेश से कहा। हाँ भैया, बहुत अच्छा किया आपने, नरेश ने कहा और मन ही मन सोचने लगा, भैया ने तो पानी भी नहीं पूछा और उलटा हमसे अछूतों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। नरेश रोज सुबह राजू को बैलों की जोड़ी को हाँक कर खेत ले जाते देखता तो उसका भी मन हो आता कि वह भी इस तरह ही खेती करे। हाँ, तो जाते क्यों नहीं? खेती और मकान में हम लोगों का भी तो हिस्सा होगा ना, नरेश की पत्नी संध्या ने कहा। हाँ, होना तो चाहिए, पर इतने बरसों से इस जमीन की देखभाल भैया ही कर रहे हैं, इसलिए पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है, नरेश ने संध्या से कहा। पर नहीं पूछोगे तो यहां गांव में क्या करोगे? किसके सहारे 2 बेटियों को ब्याहोगे और खुद भी क्या खाओगे भला? संध्या ने नरेश को समझाते हुए कहा। जब नरेश को उस कमरे में रहते हुए 15 दिन हो गए तो एक दिन जब राजू खेत की ओर जा रहा तो नरेश भी वहां पहुंच गया और बोला, भैया, वहां गांव के बाहर भी हम सेंटर में 14 दिन रुके थे और अब अपने घर के बाहर भी हम 15 दिन तक पड़े रहे हैं, तो क्या अब हम घर के अंदर आ जाएं? हाँ, कोई जरूरत हो तो आ जाना। वैसे उस कमरे में भी कोई दिक्कत तो होगी नहीं तुमको? राजू ने पूछा। नहीं भैया, दिक्कत तो कोई नहीं है। साथ ही मैं ये बात जानना चाह रहा था कि खेती में हमारा भी तो हिस्सा होगा, तो वह भी बता दीजिए, तो हम भी अपना धंधा पानी शुरू कर दें, नरेश ने कहा। इतना सुनते ही राजू के तेवर बदल गए। वह घर के अंदर गया, थोड़ी ही देर में वापस आ गया और एक कागज नरेश को दिखाते हुए बोला, लो, पहचानो इस कागज को। शहर जाते समय जब तुम्हें पैसे की जरूरत थी तब तुम्ही ने तो अपने हिस्से का मकान और खेत सब मेरे नाम कर दिया था। देखो, तुम्हारा ही तो अंगूठा लगा है ना। यह सुनकर सन्न रह गया था नरेश। उसे आज भी अच्छी तरह याद था कि शहर जाने के लिए जब उसे कुछ पैसे की जरूरत थी तब उसने अपने बड़े भाई से पैसे मांगे थे। तब राजू ने यह कहकर उसे पैसे दिए थे कि वह ये पैसे गांव के चौधरी से लेकर आया है और उसे इस पैसे पर एक निश्चित ब्याज हर महीने देना होगा। इसी बात के इकरारनामे पर अंगूठा लगाया था नरेश ने। अपने ही सगे भाई ने लूट लिया था उसे। अरे, ये तो मैं बड़ा भाई होने का फर्ज निभा रहा हूं जो तुम्हें घर में आने भी दिया है, वरना तो तुम लोग बीमारी फैलाने वाले बम से कम नहीं हो इस समय। देख लो, गांव में जाकर कोई पास भी खड़ा हो जाए तो नाम बदल देना मेरा, राजू बोला। नरेश चुपचाप वहां से लौट गया।
नरेश के पास राशन अब खत्म होने को आया था। पत्नी के साथ बातचीत के बाद उसने सोचा कि क्यों ना गांव में बनी दुकान से कुछ राशन उधार ले आऊं। बाद में कुछ काम जम जाएगा तो लाला का उधार चुकता कर देगा। लाला जी, कुछ राशन चाहिए, पर पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा। कुछ दिनों बाद काम जमते ही मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। नरेश ने लाला के पास जाकर कहा, अरे भैया, खुद हमारे पास ही सामान ज्यादा नहीं बचा है और पीछे से भी आवक बंद है। ऐसे में अगर तुम उधार की बात करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उधार तो नहीं दे पाऊंगा अब। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब गल्ला ले जाना। आकर लाला की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गया था नरेश। नरेश अब उलझन में पड़ गया था। बच्चों का पेट तो भरना ही होगा, पर कैसे? अब नरेश के पास आखिरी चारा था कि कुछ सामान गिरवी रख दिया जाए, जिसके बदले में जो पैसे मिले उससे राशन खरीद लिया जाए। जब नरेश ने यह बात संध्या को बताई तो वह अपने कान की बालियां ले आई और बोली, आप इन्हीं को गिरवी रख दीजिए और जो पैसे मिले उससे सामान खरीद लाइए। कोई चारा न देख नरेश बालियां लेकर गांव के एक पैसे वाले आदमी के पास पहुंचा जो गांठ गिरवी का काम करता था। अरे भैया, ये सारे काम तो हमने बहुत पहले से ही बंद कर रखे हैं और अब तो सरकार का भी इतना दबाव है। फिर तुम तो शहर से आए हो, तुम्हारे पास से ली हुई किसी भी चीज से बीमारी लगने का ज्यादा खतरा है। भाई, तुमसे तो हम चाहकर भी कुछ नहीं ले सकते। हमें माफ करना भाई, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उस आदमी के दो टुक शब्द थे। इधर नरेश गल्ला और पैसे के लिए परेशान हो रहा था, तो उधर उसकी पत्नी संध्या और बेटियां एक दूसरी ही तरह की समस्या से जूझ रही थीं। दरअसल गांव की लड़कियों के पहनावे और शहर की लड़कियों के पहनावे में बहुत फर्क होता है। शहरों में किसी भी तबके की लड़की के लिए लोअर, टी शर्ट और जीन्स पहनना आम बात है, पर गांवों में अभी भी लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं और ऊपर से दुपट्टा भी डालती हैं। यही फर्क नरेश की बेटियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। गांव के लड़के तो लड़के, बड़ी उम्र के लोग भी उन्हें अजीब ललचाई नजरों से देखते थे। एक दिन की बात है, गांव के नजदीक बहने वाली नदी के पानी में एक निठल्ले गैंग के 5 लड़के पैर डालकर बैठे हुए थे। यार, वह जो परिवार दिल्ली से आया है उसमें माल बहुत मस्त है, पहले लड़के ने कहा। लड़कियां तो लड़कियां, उनकी मां भी बहुत मस्त है, दूसरा लड़का बोला। अरे यार, उन लड़कियों से दोस्ती करवा दो मेरी। मैं हमेशा से ही जीन्स वाली लड़कियों से दोस्ती करना चाहता था। तीसरा लड़का बोला, ठीक है भाई, तू उन लड़कियों से दोस्ती करना और हम लोग तो करेंगे प्रोग्राम। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात भी मन में मत लाना। वे लोग शहर से आए हैं और अगर उन लड़कियों के साथ प्रोग्राम किया तो हम लोगों को भी कोरोना हो जाएगा। थोड़ी समझदारी दिखाते हुए एक लड़का बोला, जो मोबाइल और इंटरनेट की कुछ जानकारी रखता था। वह तो सब हो जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर हम रबड़ के दस्ताने इस्तेमाल करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। पहले वाले ने ज्ञान बघारा। अबे तो फिर क्या तू पूरे शरीर में रबड़ पहनेगा? ठहाका मारते हुए एक लड़का बोला। उसके बाद सब आपस में प्लान बनाने में बिजी हो गए। नरेश अपनी उधेड़बुन में परेशान चला आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब शहर से गांव आकर कैसे गुजारा करेगा। शहर में होता तो कुछ भी काम कर लेता, पर यहां गांव में न तो काम है और न ही कोई किसी भी तरह से मदद करने को तैयार है। चाचा जी, नमस्ते। नरेश ने आवाज की दिशा में सिर घुमाया तो सामने निठल्ले गैंग का हेड खड़ा था। नरेश जब से गांव में आया था तब से सब लोगों की अनदेखी ही झेल रहा था। ऐसे में अपने लिए चाचा जी के संबोधन ने उसे बड़ा अच्छा महसूस कराया। नरेश के होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। भैया नमस्ते। अरे चाचा, क्यों परेशान दिख रहे हैं? कोई समस्या है क्या? वह लड़का बोला। भैया, अब क्या बताऊं, वहां की सारी समस्याएं झेलकर परिवार के साथ अपने गांव में पहुंचा हूं, पर यहां भी राशन खत्म हो गया है। न ही कोई पैसे उधार दे रहा है और न ही कोई गल्ला देने को तैयार है। नरेश ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है चाचा? सरकार की तरफ से सब लोगों को मुफ्त राशन दिया तो जा रहा है, वह लड़का बोला। पर भैया, उसके लिए तो राशन कार्ड होना चाहिए और हमारे पास राशन कार्ड तो है नहीं, नरेश ने कहा। अरे चाचा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोज दोपहर यहां स्कूल में राशन कार्ड वाले बाबूजी बैठते हैं जो गांव आए हुए लोगों का राशन कार्ड बनाते हैं। बस आपको इतना करना है कि पूरे परिवार समेत कल दोपहर स्कूल पर पहुंच जाना। मेरी बाबूजी से अच्छी पहचान है, मैं उनसे कहकर आपका कार्ड बनवा दूंगा और फिर जितना चाहो उतना राशन भी दिलवा दूंगा आपको, निठल्ले गैंग के हेड ने कहा।
अचानक से अपनी समस्याओं का अंत होते देखकर नरेश बहुत खुश हो गया और घर आकर कल दोपहर होने का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, एक बार पेट भरने की समस्या का अंत हो जाए, फिर यही गांव के बाजार में कुछ काम धंधा जमाऊंगा। कुछ पैसा बैंक से लोन लेकर शहर से सामान लेकर बाजार में बेचा करूंगा और फिर भैया का यह कमरा भी छोड़ दूंगा। फिर आराम से अपनी बेटियों का ब्याह करूंगा। बस इसी तरह के भविष्य के सपनों में नरेश की आंख लग गई। अगले दिन 12 बजने से पहले ही नरेश अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को लेकर स्कूल में बाबू से मिलने चलने लगा। अचानक से रास्ते में निठल्ले गैंग का हेड नरेश के सामने आ गया और नरेश की पत्नी और लड़कियों को घूरते हुए बोला, अरे चाचा, वे राशन कार्ड वाले बाबूजी कह रहे थे कि आप सब लोगों का एक पहचान पत्र भी जरूरी है। क्या उसकी कॉपी लाए हैं आप लोग? नहीं भैया, आपने तो कल ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। अपनी नासमझी पर परेशान हो उठा था नरेश। अरे चाचा, आप परेशान हो रहे हो। वे देखो, सामने मेरी झोपड़ी है, उसमें इन बच्चों को आराम से बिठा देते हैं और हम और आप चलकर पहचान पत्र ले आते हैं। लड़के ने कहा, हाँ ठीक है। ऐसा है संध्या, जब तक हम लोग अपना पहचान पत्र नहीं लेकर आते, तुम वहीं झोपड़ी में बैठ जाओ। नरेश ने अपनी पत्नी से कहा। नरेश उस लड़के के साथ वापस हो लिया, जबकि उसकी पत्नी संध्या अपनी दोनों बेटियों के साथ झोपड़ी में चारपाई पर जा बैठी। रास्ते में जब नरेश उस लड़के के साथ आ रहा था, तब एक जगह वह लड़का रुका और बोला, चाचा, बड़ी गर्मी है, सामने ही मेरे दोस्त का घर है, पहले एक गिलास पानी पी लें, फिर चलते हैं। दोनों के सामने बिस्कुट और शरबत आया। शरबत पीते ही नरेश का अपने शरीर पर कोई जोर नहीं रहा और उसे बेहोशी आने लगी। वह वहीं गिर गया। उधर जिस झोंपड़ी में नरेश अपने परिवार को छोड़कर आया था, वहां पर 3-4 लड़के एक साथ आ गए। वाह भाई, आज तो हम शहरी माल के साथ सटासट करेंगे। चलो पहले कौन है लाइन में? बेशर्मी से निठल्ले गैंग का एक लड़का बोल रहा था। संध्या को उन लड़कों की नीयत पर शक हो गया और वह बचाव का रास्ता खोजने लगी। अचानक एक लड़के ने संध्या के सीने को हाथों से भींच लिया, जिसे देखकर दूसरा लड़का हंसने लगा। अरे, जब बछिया पास में हो तो गाय को काहे को परेशान करना? अरे, तुझे बछिया के साथ मजे लेने हैं तो उसके साथ ले, मुझे तो यह गाय ही पसंद आ गई है। दूसरे लड़के ने संध्या को चारपाई पर बांध दिया और इसी तरह जबरदस्ती उसकी दोनों बेटियों के भी हाथ मुंह बांध दिए गए। पूरा निठल्ला गैंग इस परिवार पर टूट पड़ा और लड़के बलात्कार करने में जुट गए। इतने में वहां गैंग का हेड भी आ गया। अरे, अकेले ही सब माल मत खा जाना, मेरे लिए भी छोड़ देना। अरे लो यार, आज तो 3-3 हैं, जिसके साथ चाहो उसके साथ मजे करो। और उस निठल्ले गैंग के 5 लड़कों ने बारी बारी से और बार बार संध्या और उसकी बेटियों का बलात्कार किया। और इतना ही नहीं, बल्कि जो लड़का इंटरनेट की जानकारी रखता था, उसने अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो भी शूट किया और जी भर जाने के बाद वहां से भाग गए। कुछ ही देर में संध्या का सब कुछ लुट चुका था। आज उसके ही सामने उसकी बेटियों और उसका बलात्कार हो गया। उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पागल सी हो रही थी। अचानक उसने अपनी दोनों बेटियों को साथ लिया और गांव के नजदीक बहने वाली नदी में छलांग लगा दी। इधर जब नरेश होश में आया तो दौड़कर उस झोंपड़ी में पहुंचा, पर वहां के हालात तो कुछ और ही बयान कर रहे थे। अब भी उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसका परिवार कहां चला गया। तभी नरेश की नजर अंदर बैठे हुए निठल्ले गैंग के लड़कों पर पड़ी, जिन पर मस्ती का नशा अब भी चढ़ा हुआ था। वह उनकी ओर लपका। ए भैया, हम अपनी पत्नी और बेटियों को यहीं छोड़कर गए थे, अब कहां हैं वे सब? कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। ओह, तो तू होश में आ गया। ले ये मोबाइल में देख ले और समझ ले कि तेरे बच्चे कहां हैं। उस मोबाइल वाले लड़के ने मोबाइल पर बलात्कार का वीडियो नरेश की आंखों के सामने कर दिया। अपनी बेटियों और पत्नी का एक साथ बलात्कार होते देख नरेश का खून खौल गया। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और उन लड़कों पर हमला कर दिया। एक तो नरेश पर नशे का असर अब भी था, ऊपर से वे जवान 5 लड़के। उन लड़कों ने नरेश के हाथों से लाठी छीन ली और तब तक मारा जब तक वह मर नहीं गया। इस कोरोना संकट और गांव पलायन ने नरेश की मेहनत से बनाए हुए सपनों के छोटे मोटे घोंसले को बर्बाद कर दिया था। नरेश और उसका पूरा परिवार अब खत्म हो चुका था। अब उसे न तो घर की जरूरत थी, न पैसे की, न नौकरी की, न ही राशन की और न ही राशन कार्ड की।